गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम 10th क्लास RBSE NCERT पाठ्यक्रम के पर आधारित भूगोल में पाठ 4 का अध्ययन करेंगे, जो कृषि के बारे में है। कृषि की हर देश को करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि कृषि के बिना जीवन यापन है वो संभव नहीं है। इसलिए हर देश के लिए, हर व्यक्ति के लिए कृषि करना है वो महत्वपूर्ण है। हम यहाँ कृषि में विभिन्न प्रकार की फसलों का उत्पादन करते हैं। खाद्यान्नों के अतिरिक्त यहाँ उद्योगों के लिए कच्चा माल भी पैदा करते हैं। इसके अलावा कुछ जैसे उत्पादों जैसे चाय, कॉफ़ी, मसाले इत्यादि का भी निर्यात है वो किया जाता है, जो कि कृषि में पैदा की जाती है। कुछ यहाँ हम देख सकते हैं कि कृषि के प्रकारों के बारे में भी हम पढ़ रहे हैं कि हमारे ये कृषि के प्रकार है। कृषि हमारे देश की प्राचीन आर्थिक क्रिया है, जिसमें हजारों वर्षों के दौरान भौतिक, पर्यावरण, औद्योगिक और सामाजिक सांस्कृतिक रीति रिवाजों के अनुसार खेती करने की विधियों में सार्थक परिवर्तन हुआ है। आज भी वर्तमान की अगर बात करते हैं तो भारत के विभिन्न भागों में अलग अलग प्रकार की कृषि है वो अपनाई जाइए, जैसे पारंपरिक जीवन निर्वाह कृषि। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं उसके बाद में अगर हम बात करते हैं कि अलग अलग प्रदेशों में किस प्रकार से कृषि की जाती है, और अलग अलग प्रदेशों में उन कृषि को अलग अलग नामों से जाना भी जाता है। तो आप देखिए, इसके अलावा जीवन निर्वाह कृषि केवल मनुष्य का उद्देश्य अपने परिवार का भरण पोषण करने तक ही सीमित होता है। उसके बाद में गहन जीविका कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ जनसंख्या का दबाव अधिक होता है। गहन कृषि का अर्थ दूसरा हम ये कह सकते हैं सघन कृषि, गहरी कृषि, यानी कम भूमि पर, संक्षेप में कहें कम भूमि पर अधिक उत्पादन लेने से, यानी कि भूमि का टुकड़ा या क्षेत्र कम है लेकिन वहाँ जनसंख्या ज़्यादा है, इसलिए वहाँ वैज्ञानिक तरीके से कृषि है वो की जाती है। यानी श्रम गहन खेती, जहाँ अधिक पैदावार के लिए अधिक मात्रा में और सिंचाई, रासायनिक इनका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं वैकल्पिक तौर पर, रोजगार न होने के कारण भूमि सीमित से अधिक पैदावार लेने की प्रयास करते हैं, और उसके अलावा होता है वाणिज्यिक कृषि, एक तरह हम जिसको कहें कि व्यापारिक कृषि। इसमें प्रकार की कृषि के मुख्य लक्षण आधुनिक निवेशों जैसे अधिक पैदावार देने वाले बीजों, जैसे आजकल हम देखते हैं बाजरा, मूंग, मोठ, मक्का, ज्वार, इस प्रकार की जो फसलें हैं कृषि के साथ साथ इस प्रकार से वैज्ञानिक तरीके से कम समय में पकने वाली फसलें, जिसमें कीड़े न लगें, या इस प्रकार से कम बारिश में कम समय में अधिक पैदा ले सके, इस प्रकार की बीज है वो आजकल तैयार है वो किए जाते हैं। इसके अलावा बीजों, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के प्रयोग से उच्च पैदावार प्राप्त करना भी है। लेकिन इसके साथ में अगर हम चर्चा करें कि अधिक पैदावार की चक्कर में अगर हम बात करें जिसमें दवाइयाँ डालते हैं, दवाइयाँ डालेंगे तो फसलें हैं उनके अंदर उनका असर जाएगा, कभी कीड़े मारने की, कभी फल लगने की, या इस प्रकार से
तो निश्चित तौर से उसका हम जैसे दालें हैं, मूंग मोट ऐसे, अगर हम उनका खाने में प्रयोग करते हैं दालों के रूप में, निश्चित रूप से उस जहर का असर हमारे शरीर में जाएगा और हमारा शरीर कमज़ोर भी होगा। एक तरफ हम अधिक पैदावार के चक्कर में हमारे जो शरीर है उसको भी नुकसान पहुंचता है इस चीज़ों से। इसके अलावा हरियाणा, पंजाब और में चावल वाणिज्य की फसल है, परंतु उड़ीसा में ये एक जीविका फसल है, क्योंकि यहाँ बताया गया कि पंजाब हरियाणा में तो इस चीज़ को औद्योगिक दृष्टि से या वाणिज्यिक एक कृषि के रूप में पैदा की जाती है, जबकि उड़ीसा में चावल का इनका उत्पादन कम होता है। वहाँ एक ये खाद्यान्न फसल के रूप में, यानी जिसको हम कहें जीविका फसल है। रोपण भी एक प्रकार की कृषि है, वाणिज्यिक खेती है। लंबे चौड़े क्षेत्र में एक कल फसल बोई जाती है, जैसे हम मूंग मोट बाजरा या सरसों या गेहूँ या अगर हम कहें चना, इस प्रकार की फसल बोते हैं। एकल का मतलब एक जैसी फसल। रोपण कृषि कौन सी है? रोपण कृषि जैसे गन्ना भी कह सकते हैं हम। दूसरा हम ये कहें चावल है, वो भी एक रोपण कृषि है। उद्योगों और कृषि के बीच एक अंतरापृष्ठ है। रोपण कृषि व्यापक क्षेत्र में की जाती है और अत्यधिक पूंजी और श्रमिकों की सहायता से भी की जाती है। इससे प्राप्त सारा उत्पादन उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयोग में होता है। भारत में चाय, कॉफ़ी, रबड़, गन्ना या इस प्रकार से, जैसे इसमें बताया गया था, चाय, रबड़, गन्ना रोपण कृषि के रूप में आता है। आसाम, कर्नाटक, यहाँ इस प्रकार से अगर हम बात करें तो उसके अलावा रबड़ है वो भारत में कर्नाटका साइड में, मसाले केरल, गुजरात, महाराष्ट्र में। इनमें सस्य फसलें कौन सी होती है, देखिए इसके बारे में। आपने भारत की भौतिक विविधताओं और संस्कृतियों की बहुलता के संबंध में अध्ययन किया है। देश में कृषि पद्धतियों और सस्य प्रारूपों में प्रतिबिंबित होता है, दिखाई देता है। इस प्रकार से भी किस प्रकार की फसलें हैं वो बोई जाती है, जैसे रबी, खरीफ और जायद। रबी की जहाँ तक हम बात करते हैं, रबी की जो फसल है भारत में, ये ऋतुओं के अनुसार बोई जाती है। यह नहीं कि भी खरीफ की फसल को रबी की फसल में बो दिया, बुआई कर दी, या रबी की फसल को हम खरीफ की फसल में बो दिया या जायद में बो दिया, ऐसा नहीं होता। जैसी जलवायु होगी, जैसा मौसम होगा, उसके अनुकूल उन फसलों को बोया जाता है। तो देखिए यहाँ अगर हम बात करते हैं रबी की, तो यहाँ बताया गया है कि रबी और खरीफ की फसलें, ये 3 से फसलें बताई गई थी। रबी की जो फसल है वो शीत ऋतु में बोई जाती है, यानी अक्टूबर से सितंबर के मध्य बोया जाता है। इसमें थोड़ा बताया गया, बोने का समय बताया है। कई जगह हम पढ़ते हैं अक्टूबर से नवंबर के मध्य रबी की फसलों को बोया जाता है शीत ऋतु में। यहाँ दिसंबर दे रखा है, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है इसमें, मध्य बोया जाता है। और यहाँ अप्रैल से जून के मध्य काटा जाता है। लेकिन ज़्यादातर ये हमने पढ़ा है, देखा भी है कि मार्च अप्रैल में इस फसलों को काट लिया जाता है। जैसे चने की फसल है, सरसों की फसल है, गेहूं की फसल है, इनको अक्टूबर नवंबर में बो करके और मार्च अप्रैल में इसको काट लिया जाता है। इसके अलावा जिसमें कौन कौन सी फसलें, गेहूं, जौ, मटर, चना, सरसों, ये रबी की मुख्य फसलें हैं। खाद्यान्न फसलें भी हैं इसमें, गेहूं, जौ, मटर, फल सब्जियों में चना है, सरसों है, इनको हम तिलहन और दलहन फसलों में शामिल करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो आप देखिए पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश गेहूं अन्य रबी फसलों में बोया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें आगे, देखिए इसमें
और भी बताया गया है। तो आप इसमें देख सकते हैं, यहाँ दिखा रखा है शस्य प्रारूप के रूप में बारे में हमने पढ़ा था। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश में इनके बारे में, चना, मटर, सरसों, इनके संबंध में ये भारत का एक मानचित्र दिखाया गया है कि भी चावल है भारत के कौन कौन से राज्यों में बोया जाता है। मुख्य रूप से अगर चावल की हम बात करते हैं तो आप आइए हम आपको दिखाते हैं कि चावल है वो सबसे ज़्यादा पश्चिमी बंगाल में बोया जाता है। तो ये पश्चिम बंगाल राज्य है हमारा, ये पश्चिम बंगाल राज्य है हमारा। यहाँ बताया आपको पश्चिम बंगाल में, बिहार में, आंध्र प्रदेश, इसमें झारखंड में, आंध्र प्रदेश में, इसके अलावा दिखाया गया है यहाँ बिहार में, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, थोड़ा सा राजस्थान का दिखाया गया, गंगानगर जिले का, गुजरात का, महाराष्ट्र का, समुद्र तटीय गोवा का, केरल का, कर्नाटक का, यहाँ तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कुछ तेलंगाना जो नया राज्य बना गया था, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, इन राज्यों में चावल का उत्पादन है वो। ये तो हैं प्रमुख क्षेत्र। गौण क्षेत्र प्रमुख का मतलब है यहाँ तो चावल की पैदावार होती है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, गौण का मतलब नगण्य होता तो है लेकिन वो नए के बराबर होता है। तो उनमें महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका में, राजस्थान में, कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, इस प्रकार के राज्यों में, कोई साउथ के हैं, अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड में, मणिपुर में, इनमें थोड़ा कम होता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो आप देखिए आप कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं, उत्पादक देश हैं जहाँ एक खरीफ की फसल है। ये यहाँ आप बताया होगा, देखो मुख्य फसलों में चावल के बारे में बताया गया था। चावल, गन्ना, मोटे अनाजों में दालें, चाय, कॉफ़ी, तिलहन, कपास, जूट। तो चावल की अगर बात करते हैं तो भारत में चावल अधिकांश खाद्यान्न फसलों में सबसे ज़्यादा भारत में चावल खाया जाता है। हमारा देश चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है, चीन के बाद में। ये मानचित्र के माध्यम से बताया गया था। चावल भारत में सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में होता है। चावल एक खरीफ की फसल है और इसमें अगर हम बात करते हैं तो आप देखिए यह एक खरीफ की फसल है जिसे उगाने के लिए अधिकतम तापमान है वो 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर और अधिकतम आर्द्र 100 सेंटीमीटर से, यानी बारिश है यहाँ 100 सेंटीमीटर से अधिक बताई गई है, 200 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी उगाया जाता है लेकिन वहाँ सिंचाई की सुविधा होनी चाहिए। चावल उत्तर प्रदेश, उत्तर और उत्तर पूर्वी मैदानी तटीय क्षेत्रों, डेल्टाई प्रदेशों में उगाया जाता है। नहरों के जाल और नलकूपों की सघनता के कारण पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी चावल की फसल उगाना संभव हुआ है। गेहूँ की भी वो की खरीफ की फसल है। गेहूँ भारत की सबसे दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसलें हैं। जो गेहूँ की अगर बात करते हैं तो गेहूँ भारत में सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश राज्य में होता है, जो देश के उत्तर और पश्चिमी भागों में पैदा की जाती है। रबी की फसलों को उगाने के लिए शीत ऋतु और पकने के से समय खिलती धूप की आवश्यकता होती है। ये गेहूँ हैं, चना, सरसों, मक्का, ये आप देखिए खाद्यान्न फसलों में गेहूँ हैं वो अक्टूबर नवंबर में होकर के मार्च अप्रैल में काटा जाता है। और शीत ऋतु में पकते समय शीत ऋतु इसके लिए है। शीत ऋतु के अंदर धूप खिलती रहने की आवश्यकता होती है ताकि फसल है वो अच्छे उसके उगाने के लिए भारत के लिए समान रूप से वितरित 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा इन फसलों के लिए आवश्यक होती है। गेहूँ उगाने वाले दो प्रमुख क्षेत्र हैं, उत्तर पश्चिम गंगा सतलुज का मैदान, दक्षिण का काली मिट्टी वाला प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान के कुछ भाग गेहूँ पैदा करने वाले प्रमुख मुख्य राज्य हैं जहाँ से गेहूँ का उत्पादन किया जाता है। मोटे अनाजों की जहाँ तक बात बताई जाती है तो मोटे अनाजों में बाजरा, रागी भारत में उगाए जाने वाले मुख्य मोटे अनाज हैं। बाजरे का उत्पादन सबसे ज़्यादा राजस्थान के अलवर, बाड़मेर, चूरू, सीकर इन जिलों में, इसके अलावा और जिलों में भी होता है, परंतु इसमें पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होती है। उदाहरण रागी में प्रचुर मात्रा में लोहा, कैल्शियम, सूक्ष्म पोषक और
भूसी मिलती है। क्षेत्रफल उत्पादन की दृष्टि से ज्वार देश की तीसरी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसलें हैं। फसल वर्षा पर निर्भर होती है। अधिकतर आर्द्र प्रदेश क्षेत्रों में उगाए जाने के कारण इसके लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती। इसके प्रमुख उत्पादक राज्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश है। इसके अलावा आपको जो होमवर्क सप्ताह में एक बार दिया जाता है, सोमवार, रविवार या सोमवार को, उसके साथ साथ में आप इनको याद भी करते रहा करो। इसके अलावा अगर हम बात करें, जो होमवर्क दिया जाता है उसको समय पर करना। अब भी मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जिन्होंने होमवर्क अभी तक शुरू नहीं किया है वो होमवर्क अपना शुरू कर दें। और ये भूगोल में हम आज 4 का लेसन पढ़ा है। शेष इसी लेसन को हम अगले दिन थोड़ा और पढ़ेंगे, जो शेष कृषि के बारे में, जो फसलों के बारे में रह गए हैं। धन्यवाद आज के लिए।